नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव और ये है मार्च का महीना जो कि टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टैक्स सेविंग की रेल आपने इस महीने भी मिस कर दी तो ये ट्रेन दोबारा नहीं मिलने वाली और फाइन के तौर पर आपको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ सकता है और कोई टैक्स छूट भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। टैक्स सेविंग की ये आखिरी गाड़ी छूटे, इससे बढ़िया है कि आप 31 मार्च तक अपनी टैक्स सेविंग की प्लानिंग कर लीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें हम ये प्लान, कौन से वो निवेश हैं जो आपको करने चाहिए, और अगर आप ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम को लेकर उलझ गए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए। आज के इस लाइव सेशन में हम आपके इन तमाम सवालों का जवाब देंगे कि मार्च महीने में आपको टैक्स से जुड़ी किस तरह की प्लानिंग करनी है, कौन से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे, ओल्ड और नए टैक्स रिजीम की सारी उलझन दूर करेंगे। और इन सब पर मेरी मदद कर रहे हैं और आपके सवालों का जवाब देंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट कपिल मित्तल, टैक्स एक्सपर्ट हैं और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगले आधे घंटे के लिए। तो इनकम टैक्स से जुड़े जो भी उलझन है भेजे हमारे पास। कपिल जी से अगर आप सीधा भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कैसे आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311211874, इस पर भेजिए अपने सवाल। money9query@tv9.com, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और साथ ही में आप यूट्यूब पर अगर लाइव जुड़े हुए हैं तो टॉप चैट का एक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, उस विंडो पर आप अपने सवाल लिख सकते हैं लाइव। बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सवाल को जितने क्लैरिटी के साथ लिखेंगे ना, हमारे एक्सपर्ट को उसे समझने में उतनी आसानी होगी। सो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ अगर सवाल है उसे आप टोटालिटी में लिखिए, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सिचुएशन है आपकी। हो सकता है सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाए लिखते वक्त, लेकिन जितनी ज़्यादा जानकारी होगी हमारे पास, हमारे एक्सपर्ट को उतनी आसानी होगी उस सवाल का जवाब देने में। सो हम वेट कर रहे हैं आपके सवालों का, और जब तक आप हमें सवाल भेज रहे हैं तब तक हम शुरुआत करते हैं कपिल जी से बातचीत को। टैक्स प्लानिंग की पहली सीढ़ी अब तो है कि आपको टैक्स रिजीम चुनना है। तो कोई टैक्स पेयर कैसे पता करे कि उसके लिए न्यू टैक्स रिजीम अच्छी रहेगी या ओल्ड टैक्स रिजीम? आप क्या सलाह देते हैं? देखिए प्रियंका जी, ये दो रिजिम होना एक तरीके से अच्छा भी है और थोड़ा सा टैक्स पेयर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है चूज करना कि वो नए रिजिम में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उन्हें या ओल्ड रिजिम में उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी ओल्ड टैक्स रिजिम है उसमें आपको बहुत सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन मिलती है। जैसे एचआरए हो गई, एटीसी हो गई, आपको एलआईसी वगैरह का डिडक्शन मिल जाता है, आपको मेडिक्लेम का बेनिफिट है। वहीं न्यू टैक्स रेजिम में आपको स्लैब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है बेसिक टैक्स लिमिट का, बट आपको एग्जेम्पशंस नहीं मिलती हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए हमेशा ये सवाल बना रहता है कि वो कैसे पता लगाए कि वो न्यू में बेनिफिट होगा या फिर ओल्ड में बेनिफिट होगा उसके टैक्स में। तो इसका एक छोटा सा हमने एक कोशिश करी है निकालने की कि अगर आपकी टोटल एग्जेम्पशन और डिडक्शन 2,62,500 तक है, सो हमारा मानना है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में बेनिफिट होगा और आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक है। सो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इनकम 10 लाख तक है और आपके पास एटीसी, मेडिक्लेम, एचआरए मिला के 2,62,500 तक का अगर आ रहा है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में बेनिफिट होगा, नहीं तो आप न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं और आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। बट फिर भी हम ये सलाह देंगे कि आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर ले। कई बार आपके उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं सैलरी में जहां पर और भी ज्यादा प्ले हो जाता है और आपको और बेनिफिट शायद वहां मिल सकता है। इसी तरह से अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए तक है और तो आप अगर 4,75,000 तक का एग्जेम्पशन और डिडक्शंस में बेनिफिट ले पा रहे हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में बेनिफिट होगा, आपको न्यू टैक्स रेजिम में बेनिफिट नहीं होगा। 15 लाख से ऊपर क्योंकि दोनों ही टैक्स रेजिम में जो टैक्स स्लैब है वो सेम हो जाता है, तो इसलिए वहां पर आपको अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि साल के शुरुआत में आप ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में अपना टैक्स कैलकुलेट करें। एक अंदाजा लगाएं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट या कितना एग्जेम्पशन आप क्लेम कर पाएंगे, एचआरए के लिए आप कितना एलआईसी वगैरह कराएंगे, तो उनको देखते हुए आपको कैलकुलेट करना है। बट मोटा मोटा हमने आपको ब्रीफ किया कि कैसे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, सो एक अंदाजे के लिए जो कपिल सर ने हम आपके लिए कैलकुलेशन लाई थी वो मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर आपकी इनकम 10 लाख तक का है तो उनका कहना है कि 2,62,500 रुपए अगर आप एग्जेम्पशन 80C के तहत आप उसे ले रहे हैं, 80D में आप मेडिकल भी अपना इंश्योरेंस क्लेम करते हुए आप इन ऑल जो है 2,62,000 के एग्जेम्पशन डिडक्शन आप अगर ले रहे हैं
तो फिर ओल्ड रिजीम आपके लिए। इसी तरह अगर आप 15 लाख की आपकी सैलरी है तो 4,75,000 रुपए के अगर आप इस तरह के एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छी है। तो बेसिकली कपिल जी की सलाह है कि प्लीज कंपेयर कर लीजिए आपका टैक्स कहाँ ज्यादा बच रहा है, दोनों को आमने सामने रखिए और फिर डिसाइड कीजिएगा। वैसे कपिल सर, जिस तरह से फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, हमने देखा स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर के अब तो भाई इसमें आपको जो है अच्छा खासा 7 लाख तक अगर आपकी केवल कमाई है तो आपको इसमें टैक्स भी नहीं देना पड़ता। 87A रिबेट को भी बढ़ा दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं सरकार से मिल रही है, इसे रिप्लेस करने की तैयारी पूरी लग रही है? देखिए प्रियंका जी, लग तो यही रहा है कि गवर्नमेंट का प्लान इसको रिप्लेस करने का है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि आज की डेट में सिर्फ टैक्स बचत ही एक ऐसा वो नहीं है जिसको एक इंडिविजुअल या एक सैलरीड क्लास फोकस करता है। वो अपनी रिटायरमेंट बेनिफिट भी देखता है, वो अपने मेडिकल बेनिफिट्स भी देखता है और बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं जो उसको ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स सेविंग के पर्पज से उसके फ्यूचर प्लान्स या उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मीट हो जाते हैं। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे तो ओल्ड टैक्स रेजिम में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको आप ऑप्ट करके अपना टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। वहीं न्यू टैक्स रेजिम में अभी वो बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक उन्होंने दिया है, एक एनपीएस अगर आपका एम्प्लॉयर काट रहा है तो वो बेनिफिट जरूर दिए गए हैं, बट अदरवाइज आप देखेंगे तो अभी ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में बहुत बड़ा गैप है। अगर हम माने कि कोई अगर नया एम्प्लॉय, कोई एक यंगस्टर आज एक जॉब में स्टार्ट करता है तो शायद उसके लिए एक बेनिफिट है कि वो न्यू टैक्स रेजिम में बेनिफिट ले पाए, क्योंकि उसकी अभी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है या वो कोई एलआईसी नहीं करा रखा होता है उसने, या फिर वो कोई ऐसी टैक्स प्लानिंग के पर्पज से कोई भी इन्वेस्टमेंट उसकी नहीं चल रही है। तो उस अगर नजरिए से देखा जाए तो गवर्नमेंट का फोकस कहीं ना कहीं ये है कि जो अब यंग पीढ़ी आ रही है या जो अब यंग लोग जॉब्स में उतर रहे हैं उनको फोकस किया जा रहा है, ताकि एटलीस्ट अगर उन्हें ओल्ड रिजिम को स्क्रैप करना है तो न्यू रिजिम में कुछ ना कुछ ऐसे फ्रीबीज और जैसे स्टैंडर्ड डायरेक्शन एंड ऑल उनको देने पड़ेंगे जिससे कि वो धीरे धीरे मूव कर। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो न्यू टैक्स रिजिम बहुत ही कम लोग ऑप्ट करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको सबसे ज्यादा दिखेगा कि करदाता ऑप्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब ये बताइए सबसे ज़्यादा मुझसे इस समय जब हम बिल्कुल इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में खड़े हैं तो कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर हमने एक बार एक टैक्स रिजीम को चुन लिया तो क्या हम स्विच कर सकते हैं? क्योंकि अब क्या है कि न्यू टैक्स रिजीम आपका डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है, किसी ने शायद सिलेक्ट नहीं किया होगा या फिर किसी ने सोचा होगा चलिए नए में कर लें, और उन्हें अब बाद में लग रहा होगा कि जब हम रिटर्न भरेंगे तो क्या हम स्विच कर पाएंगे न्यू से ओल्ड, ओल्ड से न्यू? अगर सैलरीड है तो ये ऑप्शन मिलेगा, या फिर अगर आपने साल के शुरुआत में चुन लिया था जो रिजीम, ओल्ड चुन लिया तो ओल्ड में ही आपको रिटर्न भरना है, न्यू चुन लिया तो न्यू में ही भरना है? देखिए, यहाँ एक खुशखबरी वाली बात है कि एक इंडिविजुअल जिसको सिर्फ सैलरीड इनकम है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ओल्डर टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम में कभी भी स्विच कर सकता है और कितने भी बार स्विच कर सकता है। वो चाहे तो हर फाइनेंशियल ईयर वाइज स्विच कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट वाली पॉइंट जहां पर हमने देखा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज़ को रहता है कि इनिशियली मैंने एम्प्लॉयर को बता दिया था कि मैं न्यू टैक्स रेजिम में जाऊंगा तो मेरा टीडीएस न्यू टैक्स रेजिम में कट गया। लेटर ऑन फाइनेंशियल एंड होते होते मैंने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर ली है, मैंने ऐसे कुछ डिडक्शंस मेरे को मिल गई एडिशनल, जो कि मैं न्यू ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहता हूँ, तो मेरा टीडीएस जो कटा था वो खराब हो गया या वो कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। तो टीडीएस चाहे आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में कटे या न्यू टैक्स रेजिम में कटे, उसको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं अपने रिटर्न फाइल करते हुए, चाहे वो न्यू में करें या ओल्ड में करें। तो एक इंडिविजुअल जिसकी सिर्फ सैलरीड इनकम है उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यस, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल जिसकी कोई बिजनेस इनकम भी हो जाती है अगर ऐड, तो वहां उसे बहुत ध्यान रखना है कि वो अभी ओल्ड टैक्स रेजिम में है और वो एक ही बार न्यू टैक्स रेजिम में जा सकता है और एक ही बार वापस आ सकता है। उसको ये लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही अभी तक बेनिफिट दिया गया है। तो वहां उसको बड़ा ध्यान से ऑप्ट करना है कि अगर एक इंडिविजुअल उसकी बिजनेस इनकम भी ऐड हो जाती है तो उसे ऑप्शन सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार मिलेगा, न्यू टैक्स रेजिम में जाने का और वापस आने का। तो कपिल सर, ये बिजनेस इनकम, ये कौन सी इनकम को माना जाएगा? क्या एक सैलरीड की कोई बिजनेस इनकम भी हो सकती है क्या? तो उसे शायद ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि वो स्विच कर सके, तो बिजनेस इनकम क्या मानी जाती है?
देखिए पिंकी जी, आजकल ना जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत डायनेमिक हो गई है, एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो एक तो वो सैलरी ले रहे होते हैं, और कई बार कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो सैलरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जहां से उन्हें उनकी बिजनेस या फिर प्रोफेशनल इनकम होती है। हम्म। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस प्रोफेशनल इनकम या उस इंडिविजुअल के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डाली है कि अगर आपकी सैलरी इनकम के साथ साथ वो प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम है तो आपको रिस्ट्रिक्शन है स्विच करने के लिए। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत ही कम एम्प्लॉय हैं ऐसे, या बहुत ही कम इंडिविजुअल ऐसे मिलेंगे जो सैलरी और बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम साथ में अर्न कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आजकल सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है, हम देख रहे हैं कि आप दिन में ऑफिस में फिजिकली काम कर रहे हैं, या रात को आप फ्रीलांसर के तौर पे किसी कंपनी को कोई सर्विसेज दे रहे हैं या उससे कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो आपकी बिजनेस इनकम या फिर प्रोफेशनल इनकम में काउंट हो सकता है। क्या शेयर मार्केट में अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि भाई उसको एक और इनकम का जरिया चाहिए और वो निवेश लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी? नहीं नहीं, वो बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी, वो आपकी कैपिटल गेन माना जाएगा। जहां पर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, वो आपकी बिजनेस इनकम से बाहर रखा गया है। ओके फाइन, तो ठीक है, अगर आप सैलरीड हैं और आपने चुन लिया है भाई, आपने सोचा कि चलिए न्यू टैक्स रिजीम में जाएं, फिर आपको ओवर द पूरे साल में आपने कुछ निवेश करे और आपको लग रहा है कि ओल्ड रिजीम में आपका टैक्स हो जाएगा, आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं जब आप जुलाई में अपना रिटर्न भरेंगे। लेकिन शर्त ये कि जी। बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, एक सैलरीड इनकम जो आप हैं आप, और ये आप अगले साल भी रिपीट कर सकते हैं। अभी तक तो यही नियम है कि आप जितनी बार चाहें ओल्ड और न्यू के बीच में स्विच कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब बात करते हैं कपिल सर, मार्च का ये महीना है और इस समय जो है ना, जिन लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अपना रिटर्न फाइल करने का सोचा होगा या टैक्स भरेंगे, उनको जो होती है ना इस समय बहुत हबड़ तबड़ मच जाती है कि भाई कुछ अगर निवेश नहीं किया तो फंस जाते हैं। और ऐसे लास्ट मिनट में आप टैक्स सेविंग के ऑप्शन चुनने में क्या कहते हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए प्रियंका जी, क्या होता है कि जितना हमारा समय नजदीक आता जाता है उतना ही हम थोड़े से इम्पेशेंस हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा गलत डिसीजन लेने लगते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अ, बारीक डिसीजन है जो लेते वक्त आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। जैसे एक बार मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो गया था कि मैं एक यूलिप स्कीम में इन्वेस्ट कर बैठा, ये सोच के कि मुझे यहाँ पे क्योंकि मार्केट लिंक है तो जो नॉर्मल आपका पीएफ है या एनपीएस है उससे ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिलेगा, और मैंने वहाँ पे एक अमाउंट डाल दिया। बट लेटर ऑन जब मैंने देखा अपनी रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, तो मैंने देखा कि वो अमाउंट जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उससे भी कम चला गया। उसके एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन रहते हैं, एक तो आप किस तरह के फंड में पैसा डाल रहे हैं, दूसरा आप किस टाइप की एजेंसी के थ्रू पैसा डाल रहे हैं, उनके उस फंड को मैनेज करने के क्या चार्जेस हैं, या फिर उस एजेंसी की कहीं हायर कमीशन तो नहीं है। तो ये सब बातें आपको बहुत जरूरी है कि आप देख लें कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट आ रहा है उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हैं, क्या क्या खर्चा आपसे चार्ज होने वाला है, जिससे कि आप टैक्स प्लानिंग तो कर रहे हैं बट ऐसा ना हो कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वही आपको नेगेटिव हो जाए। तो वहाँ बहुत जरूरी है कि मार्च के महीने में एक तो पीपीएफ आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल के वहां पैसा डाल सकते हैं, या फिर आप यूलिप कर सकते हैं, या फिर आप एनपीएस में जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल के ऊपर कि वो कितना सिक्योर चलना चाहता है, या फिर वो थोड़ा सा रिस्क उठा के बेटर रिटर्न लेना चाहता है। अगर आप सिक्योर चलना चाहते हैं तो आप पीपीएफ या एनपीएफ चूज कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा रिटर्न मिले और थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो जाए, या और आप रिस्क भी थोड़ा उठा सकते हैं, तो आप ईएलएसएस में जा सकते हैं, यूलिप ले सकते हैं, जो कि सीधा मार्केट लिंक होते हैं और वहां आपको एक बेटर रिटर्न मिल जाता है। ओके, सो ये डिपेंड करेगा कि आप रिस्क लेने सकते जी। हैं, तो फिर ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ये एक तरह के म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसमें याद रहे हर सिप की 3 साल की लॉक इन होती है अगर आप सिप करते हैं, तो इसीलिए इसमें कहा जाता है आप अगर लमसम करेंगे तो एक साथ ही वो 3 साल जो है वो पीरियड निकल जाता है। तो लॉक इन के साथ ईएलएसएस का निवेश है, या फिर पीपीएफ लंबा लॉक इन रहता है 15 साल का, एनपीएस आपके रिटायरमेंट की भी प्लानिंग होगी, आपकी बचत भी होगी, ये कुछ ऑप्शन है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है इस समय जो कि कपिल सर ने भी हाईलाइट किया, इंश्योरेंस से ना थोड़ा सा उसको समझ कर खरीदिए। और अक्सर देखा जाता है कि ये जो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां, इनकी जो मार्च में ना कमाई बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि लोग ना सोचते हैं इंश्योरेंस सबसे अच्छा शॉर्टकट है, तुरंत खरीद लो, और वहाँ फंस जाते हैं।
क्योंकि शायद उनको ज़रूरत नहीं होती। आप इंश्योरेंस खरीदिए अपने रिस्क कवर करने के लिए, ना कि टैक्स बचाने के लिए। अब क्या होता है कि सेक्शन 80C चाहे हम जो भी कर लें, 1.5 लाख तक का ही निवेश कर सकते हैं और 1.5 लाख तक की बचत इसमें अलाउड है। तो क्या बियॉन्ड 80C भी कुछ ऑप्शन है जो टैक्स बचाने में मदद कर सकते हैं, कपिल जी? देखिए प्रियंका जी, यहाँ पे ना सबसे पहले जो हम खुद से फील करते हैं जब हम ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हम किसी इंडिविजुअल से मिलते हैं, उनकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं या उनको हम ऑप्शन दे रहे हैं, उनकी टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि एक तो लोगों के माइंड में एक थॉट प्रोसेस है कि जो वो मेडिक्लेम ले रहे हैं या वो जो LIC ले रहे हैं वो एक टैक्स प्लानिंग टूल है। बट यहाँ बहुत समझना जरूरी है कि वो आपका टैक्स प्लानिंग टूल है, बट उससे कहीं ज्यादा आपके लिए वो आपकी लाइफ को सेव कर रहा है, आपके इमरजेंसी के जो आपके मेडिकल से रिलेटेड खर्चे हैं, उनसे उसको बचा रहा है। तो 80C तो कहीं ना कहीं आपकी LIC NPS वगैरह को क्लब करके, सॉरी 80C में LIC और आपके और जो यूलिप्स वगैरह हैं वो कवर हो जाते हैं। बट अगर हम बात करते हैं आपके खर्चों की, तो एक HR एक ऐसा है जहां पर आप खर्चा करते हैं और आपको गवर्नमेंट उस पर बेनिफिट देती है। इसी तरह से मेडिक्लेम है जहां पर आप खर्चा करते हैं और आपको बेनिफिट मिलता है, जो कि 80C के 1.5 लाख से बाहर आते हैं। या फिर आपका कोई हाउसिंग लोन है, अगर आप किसी घर की परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये मार्च बहुत अच्छा समय है जहां पर आप परचेज कर सकते हैं और आपको एटलीस्ट प्रिंसिपल या फिर उस पे जो आप लोन लेंगे उस पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो इंटरेस्ट का बेनिफिट आप वहां पे उठा सकते हैं, प्रिंसिपल आपका 80C में ही क्लब हो जाएगा। इसके अलावा आप प्लान कर सकते हैं कि अगर आप कोई एजुकेशन लोन ले रहे हैं, तो उस एजुकेशन लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो आप डिडक्शन ले सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है लॉ में, आप जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे सारा सारा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पीछे हमने देखा था एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बेनिफिट दिया कि अगर आप कोई व्हीकल प्लान कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज कर लेते हैं, तो उस पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की परचेज पे जो आप लोन लेंगे, उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, उसकी आपको एक एडिशनल डिडक्शन मिल सकती है आपका उस पे। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं कि आपको टैक्स में बेनिफिट चाहिए, तो या तो वो आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है या फिर वो आपका कोई रूटीन का खर्चा हो सकता है जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है। तो बिना पैसा खर्च किए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बट यस आपके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे घर के खर्चे हैं जिसके अगेंस्ट आप बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें से मेडिकल इंश्योरेंस एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल है। ओके, जी और प्रियंका एजुकेशन जी। लोन लिया या फिर आपने घर खरीदा तो उसके इंटरेस्ट पर आप छूट ले इंटरेस्ट। पाएंगे, उसके प्रिंसिपल पर आप छूट ले पाएंगे।